हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द पीएन इंस्टीट्यूट चैनल। आज हमारी जो सीरीज़ का अगला पार्ट है पेपर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर नंबर 4। जैसे कि आपको पता है कि हम गाला के साइंस के पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारे सेकंड थर्ड पेपर सॉल्यूशन ख़त्म हुआ है। आज हमारी नेक्स्ट सीरीज़ है फोर्थ पेपर सॉल्यूशन का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करे। तो बहुत अच्छा पेपर है इस बार का और थोड़ा ज़्यादा तरीके से करिएगा क्योंकि थोड़ा आपको लेवल अलग देखने को मिल सकता है। वैसे इजी है लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है वहाँ पर आप जो पहले लुल क्वेश्चन थे वो लुल से थोड़े बढ़ चुके हैं आगे, बराबर। क्योंकि अब वो ऐसे क्वेश्चन नहीं रहे, वो बोलते हैं ना पहले जैसे हम नहीं रहे, बस वैसे ही कुछ क्वेश्चन भी ऐसा ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फोर्थ चैप्टर से है। क्या बोल रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं ईथेन के अंदर। अब कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब भी पता ही होगा कि भाई दो कार्बन एक शेयरिंग के साथ करते हैं और यहाँ पर ईथेन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड पूछा है तो वो 7 आएंगे। कैसे, तो कि ईथेन का मतलब होता है 2 कार्बन और 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर वो 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर वो 3 हाइड्रोजन ज्वाइंट करेंगे। तो ये 3 और 3 और 6 और एक बीच में 7। तो इस तरह से आंसर क्या आ जाएगा, सी। देन बोला गया है कि जो टीथ है उसका आउटर लेयर किस चीज़ का बना होता है। तो टीथ का आउटर लेयर जो बना होता है वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। किस चीज़ का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का, बराबर। फिर इलेक्ट्रिसिटी से 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब कितने मिली एम्पियर होता है। तो कि सर 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब होता है 1 माइक्रो एम्पियर मतलब कितने मिली एम्पियर होगा, 10⁻³ मिली एम्पियर होने वाला है। 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻³ मिली एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब होता है 10⁻6 एम्पियर और मिली एम्पियर का मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर। तो ये -6 इस तरफ जाएंगे तो बचेगा क्या, -3 एम्पियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द प्रोडक्ट फ्रॉम ग्लूकोज इन द फर्स्ट फेज ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट फेज का मतलब क्या होता है कि पहली बार जैसे ही ग्लूकोज जो है ग्लूकोज कन्वर्ट होता है तो सबसे पहले किसी एक चीज में कन्वर्ट होगा, देन आफ्टर वो दूसरे आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो वो जो चीज होगी उसी को क्या बोला जाएगा, पाइरूवेट। क्या बोला जाएगा, पाइरूवेट। चलिए नोट डाउन कर लीजिए आंसर्स। ओके, क्लियर है सारी चीजें, डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लूकोज का डन हो गया। सो फर्स्ट का आंसर 7, फिर कैल्शियम फॉस्फेट, देन 10⁻³ मिली एम्पियर एंड यहाँ पर आंसर क्या आएगा, सी, पाइरूवेट। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो होगा सी, पाइरूवेट। ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो मतलब कि क्या बोलते हैं, वो ऑक्सीडेशन होता है या फिर ऐसा बोल सकते हैं आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तब उसका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या होगा, पाइरूवेट निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझना क्योंकि अगर माइनर सी गलती हो गई पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। कि एक ऑब्जेक्ट जो है दैट विल बी प्लेस्ड इन डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दी प्लेन मिरर। मिरर कौन सा दिया गया है, प्लेन मिरर। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमारे सामने एक प्लेन मिरर है, उस प्लेन मिरर के सामने कितने 20 सेंटीमीटर तक एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ठीक है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। किसके बीच में, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में। अब ये वर्ड और ये वर्ड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट से फाइंड करना है। मतलब क्या हो गया कि सर ये हमारा मिरर है, बराबर। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया u, कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। और प्लेन मिरर में क्या होता है तो कि सर जितना आगे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही पीछे होता है। दैट मीन्स कि जो इमेज डिस्टेंस है वो भी कितना हो जाएगा, 20। अब स्टार्टिंग से लेके हमें फ्रॉम ऑब्जेक्ट पूछा गया है तो फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू इमेज का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 20 + 20 मतलब कि 40 सेंटीमीटर। वहीं पर अगर हमें पूछा गया होता मिरर से इमेज का डिस्टेंस तो आंसर कुछ अलग आता है। इसीलिए मैंने बोला कि आपको थोड़ा संभाल के पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा। आगे
कौन सा कलर जो है वो मैक्सिमम डेविएशन होता है इन द डिस्पर्जन? तो कि सर मैक्सिमम जो होता है वो वायलेट कलर होता है, आंसर ए आएगा। कैसे? तो कि जो डेविएशंस है, जो लाइट का डेविएशन है तो उसकी वेवलेंथ के ऊपर करता है और वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेविएशन, मतलब कि जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतना ही कम डेविएशन होगा। और यहाँ पर हमारे जो वायोलेट कलर है उस वायोलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है, इसका मतलब उसका डेविएशन जो है वो सबसे मैक्सिमम होगा। वहीं पर जो रेड कलर है उसका डेविएशन मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, चलो एमसीक्यू में आई होप सारी चीज़ें क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के साथ। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला क्वेश्चन है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है जो कि अटैच्ड होता है डिटर्जेंट के साथ? अब डिटर्जेंट के साथ जो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है, आपने वो मिसाइल वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा कि जहाँ पर ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन और यहाँ पर एक आयनिक हेड होता है, तो वहाँ पर कौन सा सॉल्ट होता है? तो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। अब सोडियम सॉल्ट का मतलब होता है सोडियम तो प्रेजेंट ही होना चाहिए, लेकिन सल्फोनिक एसिड सल्फोनिक एसिड पूछा गया। सल्फोनिक एसिड मतलब सल्फर के रिलेटेड होगा, तो आंसर क्या आएगा? सल्फोनिक एसिड का मतलब होता है SO3Na, बराबर। SO3H होता है सल्फोनिक एसिड और ये क्या हो जाएगा? हमारा सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीजें? आगे बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है, रेटिंग है उसका 220 वोल्ट और पावर है उसका वोल्टेज है 220 वोल्ट, पावर उसका 100 वोल्ट है। फिर पूछा गया है कि क्या बोला गया? व्हेन इट इज यूज्ड टू बी, अगर पावर 110 वोल्ट कर दिया जाए, मतलब कि मैं पावर को 110 के बराबर कर दूं, वोल्टेज को अगर मैं 110 के बराबर कर दूं तो मेरा पावर क्या होगा? तो हमारे पास 220 वोल्ट और 100 वोल्ट दिया हुआ है, बराबर। तो चाहे तो हम दो फार्मूला यूज कर सकते हैं टेक्निकली, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आप जो फार्मूला यूज करते हो P = VI गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि जैसे ही इंस्ट्रूमेंट चेंज होते हैं तो करंट की वैल्यूज बदल सकती है। एक ही इंस्ट्रूमेंट है लेकिन वोल्टेज की वैल्यू अगर आप चेंज करते हो तो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है करंट की वैल्यू। तो आपने अगर वोल्टेज चेंज किया तो करंट भी चेंज हो जाएगा, करंट कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा। जनरली क्या करते हैं बच्चे कि P = VI फॉर्मूला से I ढूंढ लेंगे, फिर वही I की वैल्यू सेकंड वाले पार्ट में रखेंगे। हमारे पास पॉइंट क्या है कि पावर 1 होता है, सपोज कि पावर 1 है तो ओके पावर 1 हो, सबसे पहले कितना पावर गिवन है आपको? 100 वॉट गिवन है। उस वक्त आपका जो वोल्टेज गिवन था वो था 220 वोल्ट। फिर जब वोल्टेज कितना कर दिया है? 110 वोल्ट कर दिया है, तो आपका पावर कितना होगा? तो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, आइदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं, आइदर P = VI वाला फॉर्मूला लगा के I यूज़ करते हैं। दोनों ही मेथड गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पावर और वोल्टेज का जो रिश्ता है वो P = V² वाला है, मतलब कि पावर = V का स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो जब आप उसको हाफ करोगे, जैसे ही यहाँ पर आपको दिख रहा है तो वोल्टेज हाफ होगा, लेकिन हाफ का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। तो V²/2 हो जाएगा। और P = VI फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि वोल्टेज के साथ साथ करंट भी चेंज होता है, ओम्स लॉ बोलता है, इसलिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जहाँ पर R की वैल्यू कॉन्स्टेंट है। तो अगर हम यहाँ से R की वैल्यू ढूंढे तो हमारा P की वैल्यू क्या आ जाएगी? V² की वैल्यू होती है 220 × 220 डिवाइड बाई पावर की वैल्यू कितनी है? 100। तो ये दो जीरो कट होने से हमारे पावर की वैल्यू बन जाती है 484 वोल्ट। 22 का स्क्वायर है, बिकॉज 22 डबल टाइम है, मतलब स्क्वायर है, और वो स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 484 के बराबर आ जाएगी। अगर सपोज कि आपको ये ना रखना हो, क्योंकि कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाना हो, तो इसके बदले आप एक काम क्या कर सकते हो? एक काम ये कर सकते हो, आप इसको एज इट इज ही रहने दो। कितना? तो कि सर इसको एज इट इज रहने दो, 22 × 22। क्यों? अभी समझ में आ जाएगा आपको। अब हमें क्या पूछा गया है? पावर पूछा गया है ना, सेकेंड वाला पावर। जब वोल्टेज 110 हो जाता है तो P = V²/R। अब ये P2 है, पहले हमने P1 ढूंढा था, तो अब P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V² का मतलब क्या होता है? तो कि सर V² का मतलब होता है, अभी हमने ढूंढा 110, मतलब R ढूंढा ना, ये हमारे R की वैल्यू है। यहाँ पर ये जो है वो हमारे R की वैल्यू हो जाएगी।
ये हो जाएगी हमारे R की वैल्यू हो जाएगी। तो R की वैल्यू आती है 22 मल्टीप्लाई बाय 22 ओम के बराबर। अब हम इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, तो सेकेंड पावर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है आपको 1110 मल्टीप्लाई बाय 1110 डिवाइड बाय R की वैल्यू कितनी है 22 मल्टीप्लाई बाय 22। अब सीधा आपको पता चलेगा कि 22 का स्क्वायर ही होता है, सॉरी 22 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट 110 आ जाएगा। तो जैसे ही हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर क्या निकल के आ जाता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब कि 25 वोट। हालांकि ये जो क्वेश्चंस है वो थोड़ा थियोरेटिकल बेस्ड है, तो 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला से करते हो तो भी आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत है यहाँ पर, सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या डायरेक्ट P इज इक्वल टू VI वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, बराबर। आपको यही मेथड से आपको जाना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर बोला गया है कि जो डायाफ्राम होता है वो कौन सी सिस्टम का पार्ट होता है, तो कि सर वो सीधा सीधा हमें पता है कि वो कौन से सिस्टम का पार्ट होता है, रेस्पिरेशन का पार्ट होता है। क्लियर। चलो आगे, कंपोजिशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन फीमेल। फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं सर जी, X और X होते हैं। XY तो मेल का होता है, और ये TT तो अभी क्या बोलते हैं ह्यूमन के अंदर तो है ही नहीं, वो तो हाइट के रिगार्डिंग था। चलिए तो आंसर क्या आ जाएगा XX क्रोमोसोम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की किसकी होती है, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 1.5। कितनी हो जाएगी ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 के बराबर। आगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसका एग्जांपल होता है, एसिड बेसिक या एम्फोटेरिक। किसका एग्जांपल हो जाएगा, एम्फोटेरिक का। स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, जो कि दोनों के साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ भी और बेसिक के साथ भी, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला जाता है। इज दैट क्लियर। सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हमारे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, तो कि ये सल्फोनिक एसिड आंसर यहाँ पर एक बार अगर नोट डाउन करना रह गया हो तो सल्फोनिक एसिड आंसर यहाँ पर 25 वोट, यहाँ पर रेस्पिरेशन XX उसका आंसर हो जाएगा 1.5 आंसर है, और यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, एम्फोटेरिक आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ट्रू फॉल्स की तरफ। ट्रू फॉल्स में सबसे पहला पॉइंट है कि आयनिक कंपाउंड्स के लो मेल्टिंग पॉइंट है। लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं या हाई होते हैं, हाई होते हैं। तो जवाब क्या आ जाएगा, गलत है, क्योंकि यहाँ पर तो लो मेल्टिंग पॉइंट बोला गया है, जो कि सरासर गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो ट्रू फॉल्स है वो है हमारा, क्या पूछता है कि ह्यूमंस के अंदर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइन द वाई क्रोमोसोम ऑफ द फादर। सेक्स डिटरमाइन कौन करता है, बच्चा फीमेल होगा या मेल होगा वो कौन डिसाइड करता है, फादर के क्रोमोसोम्स करते हैं, मतलब कि फादर के ऊपर डिपेंड करता है। बात बिल्कुल सही है। आगे, मायोपिक पर्सन के अंदर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पर इमेज कहाँ पर फॉर्म्ड होती है, तो कि बिहाइंड द रेटिना, ना सर जी, इन फ्रंट ऑफ रेटिना होता है। कहाँ पर होगा, इन फ्रंट ऑफ रेटिना होता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर बोला गया है Na2CO3 सॉल्ट होता है। हाँ सर जी, देखा है, पता भी है हमें, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या होता है दूसरा कॉमन नेम, बताइए कमेंट में मुझे बताना कि ये Na2CO3 जो है उसका क्या बोलते हैं, कॉमन नेम कौन सा होता है। ठीक है, और उसका कोई एक यूजेस आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो Na2CO3 का कॉमन नेम आप होमवर्क में मुझे बताएंगे नीचे कमेंट करके। फिलहाल कि ये सॉल्ट है, तो ये सॉल्ट जो है वो बेसिक नेचर का, उसका जो एक्वेस सॉल्यूशन है वो बेसिक। सर सॉल्ट तो न्यूट्रल नहीं होता, बेसिक कहाँ से हो गया, गलत होगा। रुको, अपनी भावनाओं को थोड़ा काबू में बोलो। मैंने बोला ना कि पेपर दिखने में ऐसा है लेकिन वो एकदम है नहीं, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर दिया हुआ था कि पेपर का लेवल थोड़ा है इस पेपर का। ऐसा उसको आप मान के मत चलिएगा कि अच्छा इजी है, नहीं 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 नहीं, ध्यान से, इजी ही है लेकिन थोड़ा ज़रा दिमाग का खेल करना पड़ेगा यहाँ पर। चलिए समझते हैं। अब जो सॉल्ट है वो सॉल्ट अलग अलग टाइप के होते हैं, एसिड बेस, और उसकी जो पीएच है वो एसिड भी हो सकती है, बेस भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन कि किसके साथ वो किस टाइप के एसिड और बेस को कंबाइन किया गया है। तो Na2CO3 जो है वो आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड H2CO3 से बना हुआ सॉल्ट है। तो यहाँ पर ये जो है वो वीक एसिड है और ये जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस का बना होता है इसलिए उसको बेसिक सॉल्ट बोला जाता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब जैसे कि NaCl तो न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा क्योंकि वो NaOH और HCl
दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, बराबर। लेकिन सपोज कि HCl जैसा कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस मान के चलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बराबर, जो कि एक वीक बेस है, तो इनसे जो सॉल्ट बनेगा NH4Cl वो क्या कहलाएगा, तो कि सर वो फिर आपका एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा। उसी तरह से ये सॉल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस में से बना हुआ है, इसलिए उसको बेसिक सॉल्ट बोला जाता है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट किसे कहते हैं वो समझ में आया। तो न्यूट्रल सॉल्ट किसे कहते हैं वो भी समझा दिया मैंने, कि अगर HCl के बदले अगर मैं यहाँ पर NaOH रख देता तो ये भी स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बेस आता है तो बेसिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड आया तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट, बराबर। चलो इतना पॉइंट है, आई होप ये सारी चीजें क्लियर होगी आपको। चलो आगे, प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करने वाला कौन होता है, तो कि सर इनहिबिट करने वाला होता है ABA मतलब एब्सेसिक एसिड। क्या हो जाएगा? एब्सेसिक एसिड। अभी यहाँ पर भी है सी, एब्सेसिक एसिड क्या काम करता है, तो कि देखेंगे अभी ये वाले क्वेश्चन में। फिलहाल एब्सेसिक एसिड आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। चलो फिर 2 एक्सप्रेशंस होते हैं ईयरलोब के, एक तो होता है अटैच्ड ईयरलोब और दूसरा क्या होता है, तो कि सर एक होता है अटैच्ड ईयरलोब और एक होता है फ्री ईयरलोब। तो डोमिनेंट कौन सा होता है, ज्यादातर हमें कौन सा देखने को मिलता है, तो कि डोमिनेंट हमें फ्री ईयरलोब देखने को मिलता है, जबकि रिसेसिव कौन सा होता है, तो कि सर रिसेसिव में जो है वो अटैच्ड वाला दिखता है हमें, बराबर। तो ये फ्री ईयरलोब और यहाँ पर अटैच्ड ईयरलोब आएगा, ठीक है। चलो फिर बोला गया है कि लीस्ट डिस्टेंस क्या है, तो कि सर लीस्ट डिस्टेंस मतलब कि नियर पॉइंट का मतलब होता है कि जो मिनिमम डिस्टेंस जहां से हमारी आंखें कंफर्टेबली देख पाए उसी को हम क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट बोलते हैं। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर के बराबर होता है। डन। चलो सिंपल सा। और एक और क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, V का मतलब होता है W/Q, मतलब कि आपको कितना वर्क करना पड़ रहा है टू मूव पर्टिकुलर चार्ज, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल अपॉन कूलम भी हो सकता है और वोल्ट भी हो सकता है, दोनों ही चीज़ें उसके यूनिट के बराबर हो सकती है। आई होप चीज़ें डन हो जाएगी, ठीक है। चलो अब ट्रू फॉल्स की तरफ हो गया हो, क्वेश्चंस हो गए हो, तो लास्ट में मैच द फॉलोइंग्स पढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट सेक्शन होता है, सेक्शन A का, बराबर। साइटोकाइनिन क्या काम करता है इनमें से, तो कि सर सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, आंसर B। और अभी देखा एब्सेसिक एसिड ग्रोथ को इनहिबिट करता है, मतलब कि विल्टिंग करता है। और फोटोट्रोपिज्म कल के अंदर देखा था, कौन करता है, तो कि सर ऑक्सीन करता है, बराबर। ज्यादातर देखने को मिलता है प्लांट हार्मोन के ऊपर से ये एक आध आ सकता है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग्स के अंदर। चलो फिर ओजोन लेयर का इंपॉर्टेंस, तो कि ओजोन लेयर क्या काम करता है, यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, अगेन बी आंसर। और ओजोन का डेप्लेशन कौन करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब कि C4CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो स्ट्रेटोस्फीयर क्या है, तो कि अर्थ के ऊपर का, एटमॉस्फेयर से ऊपर का लेयर जो पर्टिकुलर किलोमीटर तक स्ट्रेच्ड है, B, C, और यहाँ पर भी B एंड C आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलो आई होप सेक्शन A में आपको कोई कंफ्यूजन अब नहीं रहेगा। सेक्शन B को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन B में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, पूछा गया है कि आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का डिफरेंस बताना है, 2 पॉइंट्स डिफरेंस, मतलब कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में मेंशन किया गया है कि 2 पॉइंट बताने हैं, कि एक में एनर्जी, इसमें क्या हो जाएगी, एनर्जी रिलीज होगी, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, सिंपल, बराबर। देन यहाँ पर जो है वो हीट रिलीज होगा, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगा, एनर्जी के बारे में है। यहाँ पर जो है वो बॉन्ड टूटता है, यहाँ पर बॉन्ड जो है वो बनेगा, यहाँ पर कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल आता है, बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, बराबर। 1-2 एग्जांपल लिख लेना, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के काम हो जाएगा आपका। देन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, कल हमने मेटल और नॉन मेटल के डिफरेंस देखे थे, आज हमने सिर्फ मेटल देखना है कि मेटल की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो जाएगी। सॉलिड होता है, मेलिएबल, डक्टाइल, हायर मेल्टिंग पॉइंट्स, देन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे कोई भी पॉइंट्स आपको लिखने हैं। कुछ बोला नहीं गया है स्पेसिफिक, तो आपको जितने याद हो मिनिमम 5-6 लिख लेना, बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए
आगे आर्टरी और वेन्स का डिफरेंस है। आर्टरी का मतलब क्या होता है, वेन का मतलब क्या होता है। आर्टरी जो है वो थिक इलास्टिक वॉल वाली होती है, जबकि वेन्स जो है वो पतली वेन्स होती है, बराबर। फिर आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करता है, जबकि वेन्स जो है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। आर्टरी के अंदर जो प्रेशर होता है वो थोड़ा हाई रहता है, इसके पास जो प्रेशर होता है वो कैसा रहता है, थोड़ा लो रहता है कंपैरेटिवली। क्लियर है चीज़ें? आई थिंक सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर होगी और सभी क्वेश्चंस आपको डन होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन से कैसे अलग होगा। बेटा बाइनरी फिजन जो है वो किस तरह से अलग होगा। बाइनरी फिजन का मतलब होता है कि सेल जो है वो दो बार डिवाइड होता है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड होता है, जबकि मल्टीपल फिजन में क्या हो जाएगा, मल्टीपल टाइम डिवाइड हो जाएगा, मतलब एक से ज्यादा बार डिवाइड हो जाएगा। सिंपल, वो मेन डिफरेंस आपका रहता है। एग्जाम्पल में ये अमीबा है, यहाँ पर आप प्लाज्मोडियम के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। फिर 28 के बाद यहाँ पर आ जाओ 29 वाले क्वेश्चन पर। 29 में बोला गया है टेस्टिस और ओवरीज, भर के डिफरेंस ही दिए उन्होंने, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, आर्टरी, वेन्स, बाइनरी फिजन, टेस्टिस, भर के डिफरेंस दिए हुए। एक आध डिफरेंस आ जाए एग्जाम में तो कोई नई बात नहीं होगी इसमें से, ठीक है। चलो टेस्टिस और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, बराबर। ये क्या रिलीज करता है, हार्मोन के लेवल पर देखे तो ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, ओवरी जो है वो एस्ट्रोजन रिलीज करता है, और टेस्टिस जो है वो क्या करता है तो स्पर्म रिलीज करता है, बराबर, और ओवरीज जो है वो एग रिलीज करता है, ठीक है। इस तरह से आप डिफरेंस लिख सकते हो। आगे मेल्स में प्रेजेंट होता है वो फीमेल्स में प्रेजेंट होता है। डन। यहाँ पर हमें डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में बोला गया है कि हमारे जो प्रिज्म है वो प्रिज्म के अंदर एक स्पेक्ट्रम बन रहा है, व्हाइट लाइट स्प्लिट हो रही है और x और y दो अलग अलग वैल्यू है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बेंडिंग हो रहा है लाइट का और यहाँ पर कम बेंडिंग हो रहा है। अभी हमने MCQ में डिस्कस किया, सबसे ज़्यादा जो बेंडिंग होता है उनको क्या बोला जाता है, वायोलेट लाइट, और जो सबसे कम बेंडिंग हो रहा है उनको क्या बोला जाता है, रेड कलर का कलर होता है, ठीक है। तो इतनी ही बात थी। नहीं, क्वेश्चन ये तो डायग्राम है, अब क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि प्रिंसिपल कौन सा है। अभी हमने बताया कि प्रिंसिपल कौन सा होगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, लाइट का डिस्पर्जन मतलब कि स्प्लिटिंग। व्हाइट लाइट जो है वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर में, विबग्योर में कन्वर्ट हो जाता है। देन एक्स और वाई का नाम क्या है, एक्स क्या था नीचे, वायोलेट, बराबर। एक्स का मतलब होता है वो वायोलेट कलर होगा और वाई का मतलब क्या होता है, वो रेड कलर हो जाएगा। डन, परफेक्ट। चलिए फिर पूछा गया है कि जो टंगस्टन मेटल है, ये टंगस्टन मेटल क्यों यूज होता है एक्सक्लूसिवली फॉर द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप। इलेक्ट्रिक लैंप में टंगस्टन मेटल को ही क्यों यूज करते हो, तो कि सर टंगस्टन मेटल जो है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस। अब इसको समझने से पहले ये लैंप का कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि लैंप के अंदर होगा क्या कि ज़्यादा रेजिस्टिविटी की वजह से ज़्यादा हीट क्रिएट होगी और वही हीट जो है वो आपका ग्लो करेगी, मतलब कि जो हीटिंग इफेक्ट की वजह से लाइट ग्लो करती है, ठीक है। तो ज़्यादा हीट होने की वजह से वो ग्लो करेगा और रोशनी देगा। तो अगर ज़्यादा हीट करेगा तो अगर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो सेफ होगा, कम मेल्टिंग पॉइंट होगा तो वायर बिगड़ जाएगा। इसके लिए दूसरा कि टंगस्टन की जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी वो भी काफ़ी अच्छी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट ग्लो हो सके, इसलिए हम टंगस्टन मेटल को यूज करते हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल है, बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल है और शांति से आपको करने वाला न्यूमेरिकल है, ठीक है। और इसके बाद हमें एक अल्टरनेटिंग और डीसी करंट पे ऊपर क्वेश्चंस भी करना है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले न्यूमेरिकल की ओर, दैट इज फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी, बराबर। तो क्या पूछा गया है, यहाँ पर बोला गया है कि इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर है जिसका पावर है 400 वॉट एंड बल्ब दिया गया है जिसका पावर है 100 वॉट, बराबर। तो हमारे पास दो पावर की वैल्यू है। पहले क्या बोला गया है, तो कि सर पहले हमें दिया गया है यहाँ पर, पहले हमारे पास है पावर 1 कितना है 400 वॉट, फिर हमें बोला गया है पावर 2 कितना है 100 वॉट के बराबर, ठीक है। फिर देन पावर दे दिया है, उसके बाद वो पावर चल रहा है कितने 10 आवर्स पर डे, और व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी, अगर 1 किलोवाट आवर का जो रुपीज है वो 8 है, बराबर। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है,
क्वेश्चन सारे समझ में आ गए। क्या बोला है, पावर 1 400 वाट है, पावर 2 100 वाट है, और वो कितने टाइम तक चलता है, टाइम है 10 आवर्स पर डे, 10 आवर्स पर डे, ठीक है। और आपको 1 किलो वाट आवर के पैसे दिए गए हैं 8 रुपीज़। अब आपको ऐसा कितना दिन तक चलाना है, तो कि आपको ये जो है वो कितने दिन तक चलाना पड़ेगा, तो कि यहाँ पर ऑपरेट देम फॉर द 10 डेज, कितने दिन तक है, 10 डेज। आई होप क्वेश्चन रीड कर लीजिए क्योंकि हम दूसरे विंडो में जाने वाले हैं, तो आप क्वेश्चन को डेटा नोट डाउन कर लीजिएगा। पावर 1 पावर 2 टाइम 10 आवर्स पर डे, ऐसा 10 दिन तक है, बराबर, ठीक है। डेटा थोड़ा याद रख लिया है, अदरवाइज आपके पास अगर गाला है तो आप उसको साइड में देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर 4 में क्वेश्चन नंबर 32 है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 डिस्कस कर रहे हैं हम, एम आई राइट, यस, क्वेश्चन नंबर 32 ही है ये, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, पावर 1 पावर 2 टाइम 10 आवर्स पर डे है और 1 किलो वाट आवर का 8 रुपीज़ है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि है न्यूमेरिकल सिंपल, बट एक माइनर से ट्विस्ट की वजह से आप इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। चलो, अब कैसे सॉल्व करना है वो थोड़ा आइडिया है। पहले आपको जो पावर मिला है, अब एक कंफ्यूजन ज़्यादातर बच्चों को ये रहता है कि जो पावर का यूनिट है वो kWh है। बहुत ही गलत कंफ्यूजन है, बराबर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, है ना। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो पावर का यूनिट हो गया वॉट, टाइम आप आवर में लोगे, बराबर। तो अगर वॉट का बड़ा यूनिट क्या है, किलोवाट, तो पावर का यूनिट क्या हो गया, किलोवाट, टाइम का यूनिट हो गया आवर, तो किलोवाट आवर किसका यूनिट हो गया, एनर्जी का यूनिट हो गया। अब आया समझ में, गड़बड़ कहाँ हो रही थी, अब पता चला। तो एनर्जी का मतलब क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। यहाँ पर आपको पावर 2 दिए गए हैं, 400 और 100। तो ये जब ऐसा हो, 2 पावर दिए जो जाते हो, तो टोटल पावर कितना हो जाएगा सर, टोटल पावर हो जाएगा P1 प्लस P2 के बराबर। इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका जो पावर आएगा वो होगा 500, लेकिन वो वॉट में है, यूनिट को थोड़ा ध्यान से देखना। अब क्या बोला गया है, 10 आवर पर डे, एक दिन में 10 घंटे, तो ऐसा 10 दिन तक चलने वाला है ना। अभी हमने देखा था ऐसा कितने दिन तक है, 10 दिन तक। तो फॉर 10 डेज मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। तो 500 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 100। टाइम की वैल्यू 100 कैसे आ गई, टाइम की वैल्यू 100 ऐसे आ गई कि 1 डे में वो कितना चलता है, 10 आवर चलता है। तो हमें ऐसा 10 डेज तक ये चीज़ें ढूंढनी है। तो 10 डेज मल्टीप्लाई बाय 10, इसलिए हमने क्या ले लिया है, इसको 100 ले लिया है। अब पता चला, ओके। एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 00 यहाँ पर और इसके 00। अब इसका यूनिट कौन सा है, वॉट, इसका यूनिट क्या है, आवर। तो ये एनर्जी बन जाती है वॉट इंटू आवर में, लेकिन हमें क्या चाहिए, किलोवाट आवर में पैसे दिए हैं ना, कि 1 किलोवाट आवर के पैसे हैं। तो मुझे चाहिए 1 किलोवाट आवर में कितना होगा, बराबर। तो 1 किलोवाट का मतलब होता है डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा, 1000 करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप डिवाइड बाय 1000 करते हो तो एनर्जी आपकी कितनी आ जाती है, तो कि सर 50 किलो वाट आवर। कैसे किया, तो कि सर 50,000 जो है उनको हमने डिवाइड किया 1000 से, तो हमें मिल जाता है किलोवाट आवर में। 1000 में क्यों कन्वर्ट, मतलब डिवाइड किया किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब हमारे पास एनर्जी मिल गई कितनी, 50 किलोवाट आवर। अब हमारे पास था पहले कि 1 किलोवाट आवर के पैसे कितने थे, 8 रुपीज़। मेरे पास कितने हैं, 50 किलोवाट आवर। तो ये कितना हो जाएगा, 50 किलोवाट आवर मल्टीप्लाई बाई 8, मतलब कि कितना हो जाएगा, 400 रुपीज़। ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा, 400 रुपीज़। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया था। तो ओके, जो पावर है वो 2 अलग अलग पावर दिए गए हैं, 2 अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं। अब उनको टोटल पावर करोगे तो पावर आपका मिल जाएगा 500 वाट। अब फिर आपका जो ट्रेडिशनल न्यूमेरिकल है वैसे ही आपको करना है कि एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी पावर इंटू टाइम। तो टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम 10 आवर है एक दिन का, 10 दिन के लिए 100 आवर जितना हो जाता है, 100 आवर जितना हो जाता है। तो आपका टोटल एनर्जी आ जाएगा 50,000 वोल्ट, एंड दैट 50,000 वोल्ट इज इक्वल टू 50 किलो वाट आवर। अब 1 किलो वाट आवर की
कीमत 8 रुपये हो तो बट ऑब्वियस है कि 50 किलोवाट आवर की कीमत कितने बराबर हो जाएगी, 400 रुपीज़ के बराबर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा माइनर सा ट्विस्ट की वजह से आप थोड़ा कंफ्यूजन में पड़ सकते हो। इसीलिए मैंने बोला कि आज का पेपर थोड़ा है लेवल में, वैसे इजी नहीं है, देखने में थोड़ा लग सकता है कि हाँ इट इज़ ओके, बट थोड़ा कहीं ना कहीं आपको घुमा सकता है। ठीक है, चलो तो आई होप 32 का जो आंसर है वो क्लियर हो गया होगा। कितना आता है, 400 रुपीज़ आता है आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है वो 33 एसी और डीसी करंट के बारे में है। डिफरेंस आपको दिया गया है एसी करंट और डीसी करंट। एसी और डीसी करंट का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो करंट आता है वो करंट की जो वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी की वजह से चेंज होती रहती है, अल्टरनेटिवली चेंज होती रहती है, तो ऐसे करंट को एसी करंट बोला जाता है। और अलग अलग जो चार्जर्स वगैरह या कोई हैवी इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पर करंट डायरेक्ट एक ही वैल्यू में जाता है, देन इट इज़ नोन एज डायरेक्ट करंट। अब इनके डिफरेंस के बारे में बोला गया है, तो आपको क्या करना है, आपको शांति से अपनी नोटबुक उठानी है, पेन उठानी है, और यहाँ पर जो चीज़ें गिवन है वो चीज़ें यहाँ पर आपको लिख लेनी है। कहाँ पर, तो कि सर ये रही। ठीक है, एसी करंट और डीसी करंट। एसी करंट ऐसा कि जहां पर उसकी वैल्यूज जो है वो थोड़ी चेंज होती जा रही है, और डीसी करंट का मतलब ऐसा कि जहां पर वैल्यूज कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। प्लस उसके अलावा क्या क्या हो सकता है, तो इसके अलावा है कि ये करंट जो है वो थोड़ा चीप होता है, मतलब कंपेरेटिवली थोड़ा सस्ता होता है और इजीली आप जनरेट कर सकते हो। लेकिन जो हमारा डीसी करंट है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है आपको क्रिएट करने का। प्लस इसमें एनर्जी जो है वो बहुत कम, लेस एनर्जी लॉस, मतलब जब आप कोई करंट ट्रांसफर होता है तो हीटिंग फॉर्म में या कोई अदर फॉर्म में एनर्जी का लॉस थोड़ा कम देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पर जो है वो एनर्जी का लॉस थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। आया समझ में, डिफरेंस क्लियर है सभी को? ओके, अब वेट करिएगा, मैं ये नोटेशन हटा देता हूँ। डन। अब आप ओके, अब आप उसको, मैं हट जाता हूँ साइड में, इसको स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है बट लिख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वीडियो पॉज करके लिख लो या फोटो खींच लो, फिर बाद में लिख लेना। मैं हट जाता हूँ, आप ज़रा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एसी और डीसी करंट के बारे में चीज़ें आई होप सभी बच्चों को क्लियर होगी। 33 वाला क्वेश्चन डन हो गया एसी और डीसी करंट के बारे में। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, शांति से। अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, वैल्यू कांस्टेंट होगी, वैल्यू चेंज होती जाएगी। और दूसरा क्या है, तो कि सर बस और तो कुछ था नहीं, कि एक सस्ता है और वो थोड़ा महंगा है और एनर्जी लॉस ज़्यादा कम होंगे, उसके बेसिस पर था। आगे बढ़ते हैं 34 क्वेश्चन ट्रॉफिक लेवल के बारे में, और फूड चेंज के एग्जाम्पल बताना है, और डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। पूरा ट्रॉफिक लेवल का शॉर्ट नोट है इन शॉर्ट, बराबर। हमने पहले पेपर में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था, आप वो भी देख सकते हो रेफरेंस के लिए। बाकी यहाँ पर तो मैं समझाने ही वाला हूँ। फूड चेन के अंदर क्या होता है कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पर इंसानों को, मतलब कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पर ऑर्गेनिजम्स अलग अलग होते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, इसके बाद हर्बीवोर्स होते हैं जिसको हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, फिर उसके बाद कार्निवोर्स होते हैं जिसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं, उसके बाद टॉप कार्निवर होते हैं या तो डीकम्पोजर्स होते हैं। इस तरह से आपके लेवल्स धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो जब फूड चेन के अंदर जो वेरियस स्टेजेस होते हैं उस स्टेज को बोला जाता है ट्रॉफिक लेवल, और यही ट्रॉफिक लेवल जो है वो आपको यहाँ पर बताने हैं। और क्या बोलते हैं, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल बताना है कि पहला ट्रॉफिक लेवल किसको बताता है, सेकंड वाला क्या बताता है, थर्ड वाला क्या बताता है। डन, सिंपल सा चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। डीकम्पोजिशन के बेस्ड ऑन द डीकम्पोजिशन दो टाइप के वेस्ट होते हैं। तो कि हमने देखा था कि दो टाइप के वेस्ट होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, बराबर। एक क्या होता है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा क्या होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल, बराबर। बायोडिग्रेडेबल मतलब ऐसा वेस्ट कि जहाँ पर जो है वो डीकम्पोजर उसको डिकम्पोज कर सकते हैं, और जैसे कि प्लांट मटेरियल हो गया, फूड हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, प्लांट वेस्ट हो गया, ऐसे सारे वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल बोला जाता है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब कि जो नहीं डिकम्पोज कर सकते हो उनको, ठीक है, दैट विल बी नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साइंटिफिक रीजन बताना है किस चीज़ का,
बाइल जो है दैट इज इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव जूस दो इट डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। मतलब समझे कि बाइल जो है वो एक अच्छा डाइजेस्टिव जूस है लेकिन उसके पास कोई एंजाइम नहीं है। तो बाइल का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि बाइल जो है वो दो काम करता है। पहला जो है वो है इमल्सिफिकेशन, पहला क्या करता है? इमल्सिफिकेशन, और दूसरा काम जो है वो करता है न्यूट्रलाइजेशन। दो काम करता है, एक इमल्सिफिकेशन और एक न्यूट्रलाइजेशन। जैसे ही हमारे बॉडी में से, स्टमक में से फूड आगे बढ़ता है तब लीवर और पैनक्रियाज में से अपने अपने जूसेस रिलीज होते हैं। तो लीवर के साइड से जो गॉल ब्लैडर है वहाँ से बाइल स्टोर होता है, फिर वहाँ से वो रिलीज होता है। क्या काम करता है? तो कि बॉडी के अंदर जो फूड के अंदर जो फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं वो फैट के ग्लोब्यूल्स को वो तोड़ने का काम करता है। फैट ग्लोब्यूल्स को क्या करता है? तोड़ने का काम करता है। कौन? तो कि बाइल। और दूसरा क्या है कि जो स्टमक में से हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ऐड होता है, तो वो जो एसिड है उस एसिड को न्यूट्रल करने का काम करता है। बराबर? क्यों? क्योंकि बाइल जो है वो खुद एक अल्कलाइन नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट काम करता है, फैट को सिंप्लीफाई करता है और उसको न्यूट्रल बनाता है फूड को। इसीलिए हम उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, जो कि उसके पास कोई एंजाइम्स नहीं है बट वो खुद वो दो इंपॉर्टेंट वर्क करता है इसके लिए। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? और इमल्सिफिकेशन वर्ड्स के साथ कंफ्यूज मत होना। इमल्सिफिकेशन का मतलब इतना ही होता है कि फैट मॉलिक्यूल्स या फैट ग्लोब्यूल्स है, उस फैट ग्लोब्यूल्स को ब्रेक डाउन करना, उसी फिनोमेना को बोला जाता है इमल्सिफिकेशन। चलिए डन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राइट हैंड थंब रूल समझाना है विथ फिगर। बराबर? तो राइट हैंड थंब रूल क्या है? तो कि सर राइट हैंड थंब रूल जो है वो हमारे राइट हैंड के थंब का रूल है। मतलब क्या है कि सपोज आपको ऐसा इमेजिन करिए कि आपने एक वायर को कैरी किया हुआ है, बराबर, और उस वायर में ऊपर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम इसको ऐसे पकड़ेंगे सो दैट कि हमारा जो थंब है, बराबर, हमारा जो थंब है वो किस डायरेक्शन में दिखाए? तो कि सर हमारा जो थंब है वो इस करंट की डायरेक्शन में हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, बराबर, वो ऊपर की तरफ उसका पॉइंट है, तो हम ऐसे थंब को क्या इमेजिन करेंगे? थंब करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है। तो जैसे ही हम थंब को उस डायरेक्शन में रखेंगे तो हमारे जो फिंगर्स की जो पोजिशन होगी दैट विल बी द पोजिशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। किसकी पोजिशन होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की पोजिशन होगी। बराबर? मतलब कि अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर साइड आ रही है तो मेरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, लेकिन करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो स्क्रीन की तरफ करंट नीचे की तरफ, लेकिन फिंगर्स कहां पर जा रही है? आपकी तरफ। मतलब कि वो क्या होगा? तो कि सर दैट मीन्स कि वो आपकी तरफ जा रहा है, मतलब कि स्क्रीन की तरफ वो आ रहा है। क्लियर? राइट हैंड थंब रूल फिगर, सॉरी फॉर दिस टाइप ऑफ फिगर बट इट इज ओके। बराबर? आपको थोड़ा प्रॉपर ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 क्वेश्चन आई होप क्लियर होगा। अब हमें क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि एक एक इक्वेशन लिखना है सेक्शन सी में। 38 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन सेक्शन सी का बहुत ही प्यारा, थोड़ा लंबा, थोड़ा कुछ अटपटा सेक्शन है। देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, वन इक्वेशन लिखना है आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के लिए, जहां पर हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में रिएक्शन हो रही है। केमिकल इक्वेशन ही पूछा है। सबसे पहला इक्वेशन हीट का, कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हो तो आपको क्या क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। बराबर? फिर लाइट बोला गया है लाइट की वजह से, तो कि सिल्वर क्लोराइड है, उस सिल्वर क्लोराइड को जैसे ही आप सनलाइट ऐड करते हो तो वो आपको सिल्वर प्लस क्लोरीन ऐड करके देता है। ठीक है? और फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वाटर मॉलिक्यूल में जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वो H2 गैस और O2 गैस को कन्वर्ट करके देता है। बराबर? वो क्या करता है? H2 गैस और O2 गैस को बनाता है। ठीक है? H2 और O2 बनाता है, यहाँ पर सिल्वर और क्लोरीन बनाता है, और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है? इस तरह की ये तीनों इक्वेशंस और उसके एग्जांपल है। आप ज़्यादा एग्जांपल लिख सकते हो, बोला एक ही इक्वेशन के बारे में है यहाँ पर बाय द वे। ठीक है? और डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब सिंगल रिएक्टेंट मोर देन वन प्रोडक्ट। ठीक है? चलिए डन। तीन तरह से होता है, तीनों की इक्वेशन है। बैलेंसिंग आपको होमवर्क में है, अच्छे से सिखाया हुआ है, तो वो आपको करना है। ठीक है? चलो, और आपको कॉमेंट में मुझे आंसर बताना है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में
दिए हैं। पहले आगे वो एक कंपाउंड था उसका नाम बताना है कॉमन, और ये वाला उसके आपको मुझे बैलेंसिंग करके दिखाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसको डिफाइन करना है कि मिनरल का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट्स जो होते हैं that elements found into the crust। तो whatever the element is find from the crust, this crust मतलब कि जो elements है वो जिसमें से मिलता है that is known as mineral। and if there will be one particular element which is into the higher concentration, उसको और बोला जाता है, और उसके आजू बाजू में जो कचरा होता है, जो impurities होती है, उनको गैंग्यू बोला जाता है। क्लियर इतनी चीज़ें? वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम आवर 40 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा कौन सा, एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल इन अ मिडल इनएक्टिविटी सीरीज। मिडल इनएक्टिविटी सीरीज में अलग अलग टाइप के मेटल्स आते हैं, जिनमें से हमें जो डिस्कस करना है वो जिंक मेटल है। तो ये जो मेटल की खास बात क्या है, दैट दिस मेटल्स आर इन फॉर्म ऑफ कार्बोनेट और इन फॉर्म ऑफ सल्फाइड। तो जैसे ही हम इस मेटल को, जैसे कि कार्बोनेट को जैसे ही हम गर्म करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है जिंक ऑक्साइड में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, राइट। वेयर एज जिंक सल्फाइड को जैसे ही आप ऑक्सीडाइज करते हो, राइट, जैसे ही आप इसको देखो क्या हो गया, वैसे तो हो जाता है, ठीक है। तो जिंक सल्फाइड को जैसे ही ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट करते हैं, एयर के साथ गर्म करते हैं, तो वो हमें जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दे देता है, ठीक है। तो अभी तक क्या हुआ, तो अगर सर एक्सट्रैक्शन हो गया ना, अभी इतना ही है, नहीं, हमें जो अभी तक मिला है वो मेटल है, ओके। अब हमें क्या करना है, तो कि सर हमें इसमें से मेटल के ये तो मेटल के ऑक्साइड्स है, अभी हमें तो मेटल चाहिए। तो इस जिंक ऑक्साइड को क्या करेंगे, इस जिंक ऑक्साइड की कार्बन जैसे रिड्यूसिंग एजेंट के साथ अगर हम रिएक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाएगा, और क्या मिलेगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर? ये रिएक्शन तो बैलेंस्ड ही है, ये वाली रिएक्शन आपको बैलेंस करनी होगी, ठीक है। तो जिंक जो है वो यहाँ पर क्या रहेगा, तो कि जिंक तो एक ही बार है, ऑक्सीजन 3 बार है, तो यहाँ पर 2 और 2 बार यहाँ पर हो जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर करोगे तो जो ऑक्सीजन आपने 2 बार किया था अब वो टोटल 6 टाइम हो जाएगा, बराबर। इसलिए आप इसको यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर तो 2 टाइम्स है ही, यहाँ पर 3 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, तो ये 4 प्लस 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पर जिंक सल्फाइड की रिएक्शन के लिए यहाँ पर 2 और 1 के फॉर्म में है, तो इसको अगर हम 2 में कन्वर्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो कि सर ये ऑक्सीजन यहाँ पर आगे 3 लगा देगा, तो इस तरह से इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। क्लियर? इसी तरह से आपका जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है इन मिडल इनएक्टिविटी सीरीज, इसके बारे में हमने देख लिया है। क्लियर? वो इक्वेशन बैलेंस ही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है कि आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, किस चीज का, तो कि नर्व सेल्स का आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। किस चीज का? नर्व सेल्स मतलब कि न्यूरॉन का डायग्राम ड्रॉ करना है और उसके फंक्शंस को करना है। 9th स्टैंडर्ड से आप पढ़ते आए हो, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ठीक है। तो आप इसको प्रॉपरली ड्रॉ करिएगा, कुछ ऐसा आता है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई और वीडियो में हम डिटेल में डायग्राम्स की चर्चा जो है वो अलग से करेंगे। फिलहाल उसके फंक्शंस जान लेते हैं। यहाँ पर जो प्रेजेंट्स होते हैं वो डेंड्राइट्स होते हैं। वो डेंड्राइट का फंक्शन क्या होता है, डेंड्राइट्स जो है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और वही इम्पल्स के फॉर्म में ये एक्सॉन के थ्रू ट्रैवल करते हैं एंड नर्व एंडिंग के पास चले जाते हैं, बराबर। एंड देन नर्व एंडिंग से दूसरे न्यूरॉन के पास चले जाएंगे और बीच में जो गैप होगी that gap is known as synapse। डन। चलिए यहाँ पर वो नर्व इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे केमिकल सिग्नल्स के अंदर और न्यूरो ट्रांसमीटर्स के अंदर, ठीक है। तो ये डायग्राम प्रॉपरली आप टेक्स्ट बुक से लर्न करके लिख लीजिएगा, और मैंने यहाँ पर आपको प्रॉपरली उसके फंक्शन समझा दिए हैं, टेक्स्ट बुक में से आप उसको प्रॉपरली ड्रॉ कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। 41 के बाद आते हैं 42 के ऊपर की क्या पूछा गया है, 3 मेथड बताई है पॉपुलेशन कंट्रोल की। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी मेथड हो सकती है, एक तो आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करनी चाहिए,
जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हमने टेक्स्ट बुक में सीखे हैं वो सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। देन उसके बाद जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको एजुकेशन देना पड़ेगा सो दैट कि उनको पता चले कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द पॉपुलेशंस, कि अगर पॉपुलेशन बढ़ गई तो रिसोर्सेज कम हो जाएंगे और क्या क्या इफेक्ट आ सकती है वो समझाना चाहिए। और तीसरा जो एक और करना चाहिए कि जो मैरिज की जो एज है उसको इंक्रीज करना चाहिए सो दैट कि क्या हो जाएगा कि अगर थोड़ा लेट मैरिज होगा तो वो जो है वो इंसान इमोशनली और मेंटली मैच्योर होगा तो अपने फैमिली प्लानिंग करने के बारे में सोचेगा। क्लियर? तो इससे पॉपुलेशन कंट्रोल में आ सकती है। तो ये 3 मेथड हैं, उनके बारे में आपको डिटेल में समझाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 42 के बाद 43 वाला क्वेश्चन पूछा गया है, डिफरेंस पूछा गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिफरेंट कैसे है, और क्या बताना है कि लिमिटेशन क्या क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो क्या सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। यहाँ पर 2 गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, और उन्हीं का फ्यूजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। लेकिन वहीं पर अगर सिंगल पेरेंट्स होते हैं तो ये सिंगल पेरेंट्स की वजह से क्या हो जाएगा, तो क्या सर वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होगा और एक ही टाइप का ऑर्गेनिज्म वापस से बनेगा। प्रॉब्लम क्या क्या है, लिमिटेशंस क्या क्या है, तो क्या सर जेनेटिक वेरिएशन हमें नहीं मिलता है, जेनेटिक वेरिएशन जो है वो हमें नहीं मिलता है, और इसी की वजह से जो हमारे आने वाली जनरेशन है वो काइंड ऑफ सिमिलर ही हो जाएगी पेरेंट्स की वजह से। मतलब पेरेंट्स जैसे है वैसे ही आने वाली जनरेशन सेम टू सेम होगी, कोई वेरिएशन नहीं मिलेगा, इसीलिए उनका जो सर्वाइवल है वो सर्वाइवल दिक्कत में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक थोड़े चर्चा थी सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर से। ठीक है, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 2-3 टर्मिनोलॉजीज दी गई है लेंस के अंदर, लेंस के रिगार्डिंग आपको बात करनी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो क्या अगर आप कोई भी लेंस पकड़ ले उस लेंस का जो सेंटर है उसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोलते, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे बोलेंगे, तो क्या सर ये जो लेंस है वो कोई स्फीयर में से बना होगा, बराबर, तो उस स्फीयर का जो सेंटर होगा दैट सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? फिर जैसे ही आप लाइट पास करते हो तो वो लाइट जो है वो कोई एक पॉइंट पर कोइंसाइड होती है, दैट लाइट विल बी फोकस्ड ऑन द सम वन पॉइंट दैट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस, बराबर। तो 2 पॉइंट हो गए, कौन सा, एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो मिरर में जो लेंस में से वो जो स्फीयर में से वो लेंस बना है उसका जो सेंटर होगा दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद जो लाइन है, जो रेज है, इंसिडेंट रेज है, वो इंसिडेंट रेज जो है वो कोई एक पॉइंट पर मीट करेगा और उस पॉइंट को बोला जाएगा प्रिंसिपल फोकस, राइट। एंड देन दिस प्रिंसिपल फोकस, फॉर एग्जांपल ये हमारा लेंस है और यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल फोकस है F2, बराबर। तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर से फोकल लेंथ तक का जो पॉइंट है, जो डिस्टेंस है, उसी को बोला जाता है फोकल लेंथ, मतलब कि स्मॉल f। क्लियर? ये तीनों की डेफिनेशन आपको समझानी है। आगे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है सिंपल, लेकिन उसको बनाया है थोड़ा इस तरह से जिस तरह से थोड़ी दिक्कत में आ सकते हैं हम। महेश जी है, कैंडल को लाइट कर रहे हैं, 30 सेंटीमीटर के दूर रखी है, मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ कितनी है, तो कि सर 15 सेंटीमीटर है, और आपको ढूंढना क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, मतलब कि v ढूंढना है। u गिवन है, f गिवन है और v आपको ढूंढना है। फिर क्या क्या बोला गया है कि v ढूंढने के बाद इमेज का टाइप बताइए, बराबर। उसके बाद आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना है इसके रिगार्डिंग, बराबर। चलिए तो समझते हैं शांति से इस क्वेश्चन को। यहाँ पर ध्यान दीजिए, महेश कीप्स द लाइट कैंडल 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब मिरर कौन सा है, सर मिरर जो है वो यहाँ पर है, कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। चलिए फ्लोटिंग टूल बोला तो है लेकिन आया नहीं है। फ्लोटिंग टूल कहाँ पर चला गया, रूठ गया लगता है हमसे। देखो चलो इसको बुला रहे हैं
बेचारा आ नहीं रहा है, पता नहीं कौन से बुरा लग गया उसको। ठीक है चलिए, फिलहाल तो हम महेश जी को बुलाते हैं, महेश बाबू को बुलाते हैं कि भाई महेश बाबू बताइए हमें कि जो हमारे कौन सा मिरर है आपके पास, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर u की वैल्यू आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर और ये u क्या हो जाएगा इन माइनस, बराबर। v की जो वैल्यू है वो आपको ढूंढनी है और f की वैल्यू गिवन है कितनी, 15 सेंटीमीटर, बराबर। अगर हमें कॉन्वेक्स मिरर के साइन कन्वेंशन के बारे में थोड़ा पता होगा तो ये जो 15 है वो पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो इस तरह से रे डायग्राम बनाता है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखते हैं और इमेज जो है वो इस तरफ से रहेगी, बराबर। इमेज हमें यहाँ पर मिलेगी, f भी हमें यहाँ पर मिलेगा, तो f की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, v की वैल्यू भी पॉजिटिव आनी चाहिए। तो सीधा सीधा यहाँ पर 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, मतलब हम सीधा मिरर फार्मूला लगा सकते हैं। अगर जैसे ही हम मिरर फार्मूला लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, तो क्या सर ये u इस तरफ चला जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस, वैल्यू पुट करते हैं 1/15 माइनस 1/-30, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए v की वैल्यू कितनी बन के रह जाएगी, v की वैल्यू जो है वो आपकी बन जाएगी कितनी, तो क्या सर v की वैल्यू जो है वो आपकी बनेगी 1 एलसीएम कितना रहेगा यहाँ पर 30 और ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो है वो पूरा टर्म जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर ये टर्म जो है वो आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 1/15 प्लस 1/30 हो जाएगा। अब क्योंकि एलसीएम 30 है तो आप कॉमन क्या करोगे 30, बराबर। अब हमको क्या करना पड़ेगा, तो कि इसको 30 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बिकॉज ये फ्रैक्शन में है तो ऊपर नीचे 2 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 30 हो गया और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, इसको तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/v की वैल्यू आती है 3/30 जो कि कट हो जाती है 10 से, तो v की वैल्यू कितनी मिल जाती है 10 सेंटीमीटर, बट पॉजिटिव साइड पर। इतना चीज़ें क्लियर हो गया, डन। अब हमें पूछा गया है कि आपको क्या करना है, अब आपको करना है सर कि आपको रे डायग्राम इसका ड्रॉ करना है। अब जैसे ही हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो पहले तो ये कॉन्वेक्स मिरर है तो कुछ इस तरह से आएगा और हमारे पास ये क्या हो जाएगा P हो जाएगा। अब F की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर, पॉजिटिव साइड में F की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो ये जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ का तो वो कितना है 15 सेंटीमीटर और इसका डबल मतलब ये कितना हो जाएगा, तो कि यहाँ पर C वो आपका 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये अगेन तो ये पूरा का पूरा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि हमें मालूम है कि F के डबल में रहता है, बराबर। तो ये F की वैल्यू मिल गई, C की वैल्यू मिल गई। अब ऑब्जेक्ट की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर कहाँ पर, तो कि इस तरफ, इस इधर साइड u की वैल्यू यहाँ पर है, बराबर। अब जैसे ही हमें पता है कि ये 30 सेंटीमीटर है तो ये 10 सेंटीमीटर मतलब इससे थोड़ा कम मिला है, तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर में तो 2 ही केस आते हैं, तो ये सीधा सीधा सेकंड केस बन जाता है कि जैसे ही इंसिडेंट रे यहाँ पर टकराएगा, बराबर, वैसे ही वो रिफ्लेक्ट कर देगा इस तरफ से और जैसे ही वो रिफ्लेक्ट करेगा उसका क्या बोलते हैं एक इमेजिनरी पॉइंट जो है वो इस F से पास होगा और दूसरा जो पॉइंट है वो अगर हम F से अगर पास करने की कोशिश करें, अब दूसरा अगर कोई केस जो है वो हम जैसे ही F में से पास करने की कोशिश करें तो एक तो पहला तो F में से पास होगा, दूसरी जो लाइन है वो हम C से पास करेंगे, राइट, क्योंकि एक तो F में से हो गया है, तो हमें देखने को क्या मिलेगा कि सर ये वाले पॉइंट पर जो है वो हमें इमेज मिल रही है, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये जो है वो हमारे इमेज हो जाएगी। क्लियर, कॉन्वेक्स मिरर का सेकंड केस आपको यहाँ पर ड्रॉ करना था। आई होप अब ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। डायग्राम देख लीजिए और डायग्राम के बाद यहाँ से आपको उसके सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। एक बार ज़रा सॉल्यूशन की तरफ नज़र मार लीजिए और ऐसा हो तो एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए सो दैट कि आपको मिल जाए। डन, मैं साइड में आ गया हूँ सो दैट कि आप उसको फ़ोटो खींच सकते हैं। इसको हटा दूँ, डन, एक बार फ़ोटो ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला जो सवाल है वो क्या बताता है वो समझते हैं। अगला जो सवाल हमें बताता है कि क्या करेंगे आप इतनी धनराशि का, पूछते हैं ना केबीसी में कि क्या करेंगे इतनी धनराशि का अगर आप जीत गए तो।
तो महेश बाबू को सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे आगे, तो क्या आगे हम करेंगे 46 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, तो 46 नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि आपको हीटिंग इफेक्ट को बताना है और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को बताना है। तो कौन कौन सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो जाएगी, घर में मम्मी दीदी कुछ हीटर वगैरह यूज़ करते होंगे बालों को स्ट्रेट करने के लिए, खुद से किया है कभी, नहीं किया होगा बराबर। तो वो जो ब्लोअर है, हेयर ड्रायर है, उसमें ये यूज़ होता है। पानी गर्म करने के लिए हीटर यूज़ करते हैं, वो गीज़र यूज़ करते हैं, सॉरी बराबर। पानी गर्म करने के लिए जो गीज़र यूज़ करते हैं, हीटर यूज़ करते हैं। फिर आयरन जो है वो यूज़ करते हैं, ब्लोअर जो यूज़ करते हो आप हेयर ड्रायर के लिए, तो वो सारी जो चीज़ें हैं हेयर ड्रायर के लिए जो यूज़ करते हो, वो सारी जो चीज़ें हैं वो किसके बारे में बताती है, तो कि सर वो बताती है हमें हीटिंग इफेक्ट के बारे में। ठीक है, अब इसके बारे में इतना 2-3 शब्द नहीं लिखने हैं, पूरी डिटेल लिखनी है कि किस तरह से हीटिंग इफेक्ट काम करता है। पहले तो फिलहाल उसके रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से वो हीट क्रिएट करता है, एंड देन बिकॉज ऑफ दैट वो जो है वो ज़्यादा हीट होने की वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है वो गर्मी क्रिएट करते हैं, और ये सारे उनके एप्लीकेशन है। किस किस तरह से यूज़ होता है वो लिख लीजिएगा, क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन है। डन। तो 3 मार्क की सारी जो कहानी है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब आगे की कहानी अगली जो है वो 5 क्वेश्चन है हमारे, कौन से 4 मार्क के क्वेश्चंस में। तो सबसे पहला सवाल लंदन से पेरिस की ओर से, पेरिस में ये बोला है बराबर, पेरिस का सवाल है, मतलब कि लंदन वाला नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बराबर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किस तरह से फॉर्म होता है, केमिकल नेम क्या होता है, कोई बताएगा केमिकल नेम? केमिकल नेम होता है उसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या नाम है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बराबर, हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मतलब 1/2H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसका नाम है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम है। फिर उसके यूजेस लिखने हैं। हमें पता है कि फ्रैक्चर्ड बोन को ठीक करने के लिए, उसके बाद जो मूर्तियाँ जो है उनको बनाने के लिए, सीलिंग्स में सॉलिड मास की तरह ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। अब रहा बात कि इसको फॉर्म कैसे करेंगे, तो कि सर एक कंपाउंड है जिसको बोला जाता है CaSO4.2H2O। कोई बताएगा इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा जिप्सम बराबर। तो ये जो जिप्सम है उसको अगर हम 373 केल्विन टेम्परेचर पर अगर गर्म करते हैं तो ये जो है वो हमारे POP में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि CaSO4.1/2H2O इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में, देख लीजिएगा एक बार रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आपको POP मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की पूरी शॉर्ट नोट लिखनी है। आगे 48 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस तरफ आएगा क्वेश्चन, जरा ध्यान से। यहाँ पर 48 नंबर का क्वेश्चन बोला गया है कि सॉइल के लिए जो है वो पीएच का इंपॉर्टेंस बता दीजिए। टेक्स्ट बुक में थोड़ी एक्टिविटी के बेस पर है, थोड़ा डिटेल रीड कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा किस तरह से है कि सॉइल जो है वो न्यूट्रल पीएच में काम करती है बराबर। और अगर सॉइल कभी एसिडिक हो जाए या बेसिक हो जाए, सपोज कि बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए बेस डाला जाता है, मतलब लाइम का सॉल्ट डाला जाता है और लाइम डाला जाता है एज अ फर्टिलाइजर, वो लाइम का यूज़ करता है। और अगर गलती से वो जो है वो ज़्यादा बेसिक हो जाए तो आपको ऑर्गेनिक मैन्योर डालना पड़ेगा। ये ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो क्या काम करेगा, तो कि सर ये जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो आपके एसिड को वापस से लाएंगे सो दैट कि वो न्यूट्रल बन जाए, बेसिक बन जाएगी। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी सॉइल की कहानी है। न्यूट्रल सॉल्ट पीएच में काम करेगा, अगर ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो लाइम, और बेसिक हो जाए तो आपको ऑर्गेनिक मैन्योर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी डिटेलिंग ज़रा देख लीजिएगा क्योंकि है नहीं टेक्स्ट बुक में प्रॉपरली। आगे बढ़ता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है एसिड और बेस का इकट्ठा होना, और वो क्या बना देता है, सॉल्ट और वाटर को बना के रखता है बराबर। तो एसिड और बेस इकट्ठा होकर सॉल्ट और वाटर बनाए, उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। 2 एग्जांपल दे रहे हैं। एक हमने एग्जांपल मैंने आपको बताया था क्लास के अभी, जब इसके पहले हम एक न्यूमेरिकल कर रहे थे। कौन सा वाला, अगर हमें प्रॉपरली मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था, एसिड और बेस वाला क्वेश्चन था आई गेस, ये वाला 16 नंबर का क्वेश्चन।
पीछे जाके मैंने इसके दो एग्जाम्पल करवाए थे कि Na2CO3 कैसे बनता है, वो बेसिक सॉल्ट, और एक दूसरा HCl और NaOH की भी एक रिएक्शन लिखी थी, तो आप इसको देख लीजिएगा तो आइडिया लग जाएगा, ठीक है। बाकी मैं अभी तो बता ही दूंगा कि दो अलग अलग टाइप के सॉल्ट होते हैं, जैसे कि एक HCl और एक NaOH, बराबर, NaCl और Na2CO3। उसके अलावा आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर वो दो एक एग्जाम्पल थे, मैं यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे कि H2SO4 है, उसकी रिएक्शन हम NaOH के साथ करें तो ये Na और SO4 इकट्ठा होके Na2SO4 बना देगा और लास्ट में H2O बना देगा, तो ये हमारा एक सॉल्ट हो जाएगा। फिर सपोज कि H2SO4 की ही रिएक्शन अगर हम KOH के साथ करें तो वो आपको K2SO4 प्लस H2O बना के रख सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम बना सकते हैं। डन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन बोलता है इथेनॉल के बारे में कि उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस। इन शॉर्ट इथेनॉल की पूरी कहानी आपको लिखनी है और एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी लिखनी है, ठीक है। तो इथेनॉल की ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगी, तो कि जो इथेनॉल है C2H5OH, वो इथेनॉल को हम अगर ऑक्सीडाइज करें, वो भी किसके प्रेजेंस में, अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में, या तो एसिडिफाइड K2Cr2O7 के प्रेजेंस में। किसमें, एसिडिफाइड K2Cr2O7 के फॉर्म में। तो या तो आप एसिडिफाइड K2Cr2O7 ले लो या तो अल्कलाइन KMnO4 ले लो। तो उससे क्या बन जाएगा, तो कि सर उससे जो है वो बन जाएगा एसिटिक एसिड बन जाएगा, CH3COOH बन जाएगा। तो वो जो ऑक्सीडेशन है वो आपको क्या बना के रख देगा, तो कि सर वो एसिड बना के रख देगा, एसिटिक एसिड बनाएगा, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4 या तो एसिडिफाइड K2Cr2O7। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी, यूजेस क्या क्या होंगे, तो कि ड्रंकननेस होता है, फिर वो जो है वो अल्कोहलिक ग्रुप है, देन वो लो बॉइलिंग पॉइंट वाला ग्रुप है, देन जो है वो टिंक्चर आयोडीन के तौर पर मेडिसिन के अंदर भी यूज़ होता है, अलग अलग उसके यूजेस प्रेजेंट है। और वो मेडिसिन के तौर पर ड्रिंकिंग पर्पज से, देन और कौन कौन से पर्पज से यूज़ होता है, तो कि सर वो जो है वो फूड के जो मेडिसिन प्रिपरेशन के अंदर भी है, फर्मेंटेशन के अंदर भी यूज़ होता है, ठीक है। ये सारे जो है वो उसके यूजेस हैं अल्कोहल के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपको सेक्शनल डायग्राम बनाना है, किस चीज़ का, ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाना है और डिस्क्राइब करना है सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इनटू द हार्ट। कल के पेपर में ही डिटेल में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड करवाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वाला पॉइंट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आगे रही बात सेक्शनल व्यू के डायग्राम की, तो यहाँ पर आपको कौन सा डायग्राम बनाना है, तो आपको यहाँ पर जो डायग्राम बनाना है वो ये वाला डायग्राम बनाना है, जहाँ पर इस तरह के हमें बातें बताई गई थी। इस तरह का जो डायग्राम है, बराबर, अभी मैं आपको रफली बता रहा हूँ, कल हम उसको थोड़ा, कल या परसों जब कभी भी टाइम मिलेगा मैं आपको उसके डिटेल्स हम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो डायग्राम है आपका वो आपको यहाँ पर बनाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यूरिन फॉर्मेशन के दो स्टेज होते हैं, कौन कौन से, तो कि पहला स्टेज जहाँ पर ये ग्लोमेरुल्स प्रेजेंट होता है, इस तरह का जो कप जैसा स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुल्स बोला जाता है। तो यहाँ पर ग्लोमेरुल्स का फिल्ट्रेशन होता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ये फिल्टर करेगा। और दूसरा पॉइंट क्या है कि इसके पास जो यहाँ पर लूप्स प्रेजेंट हैं, बराबर, हैंडलेस लूप बोलते हैं उनको। ये लूप के अंदर क्या होगा, तो कि सर ये लूप के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होगा, कि जैसे ही कोई मटेरियल यहाँ से पास होता है तो कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ें होगा कि उसकी वजह से, कि जैसे कि जो कोई इंपॉर्टेंट मटेरियल है तो वो ब्लड वेसल्स में वापस आ जाएंगे, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, वाटर हो गया, ये सारे रीअब्जॉर्प्शन आ जाएंगे। तो जो टू मेन स्टेज है वो जो है वो आपका एक फिल्ट्रेशन होगा, उसकी डिटेल आपको लिखनी है, और दूसरा रीअब्जॉर्प्शन के बारे में आपको थोड़ा लिखना है, ठीक है। चलो, तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। एक स्टूडेंट है जिनका नाम हमें यहाँ पर नहीं बताया गया है, अफसोस कि नाम तो नहीं है, लेकिन काम ये है कि उनको ब्लैक बोर्ड से कुछ दिखाई नहीं देता जब वो लास्ट बेंच पर बैठते हैं। तो मत बैठो, आगे बैठा करो, लेकिन बेचारी को पीछे ही जगह मिलती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हम उनको तकलीफ दूर नहीं करेंगे, हम सिर्फ जानेंगे कि भाई उनको कौन सी तकलीफ हो रही है। तो हमें पता है कि उन बच्चियों को या बच्चे को जो भी है उनको जो तकलीफ पड़ रही है वो है मायोपिया की। किस चीज़ की तकलीफ हो रही है, मायोपिया की। और ऐसा क्यों होता है, पहले तो आप करेक्ट करने का देखो, पूछा भी बोला भी है, आपको करेक्ट भी करके
के देना है। आपको बहुत फिक्र है ना सर, तो जाओ करेक्ट करो। तो हम करेक्ट करेंगे, कैसे करेक्ट करेंगे? तो कि इन बच्चे को हम क्या देते हैं? तो कि सर लॉलीपॉप देते हैं। नहीं जी, हम उनको लॉलीपॉप देके नहीं मनाएंगे, हम उनको क्या देंगे? कॉनकेव लेंस प्रोवाइड करेंगे, बराबर। तो जैसे ही हम उनको कॉनकेव लेंस प्रोवाइड करेंगे वैसे ही उनकी जो ये दिक्कत है मायोपिया वाली वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब सवाल ये है कि इसको डिस्क्राइब करना है विद सूटेबल डायग्राम। आपके टेक्स्ट बुक में 3 डायग्राम गिवन है कि कैसे ये जो आंखें हैं ये उनका नियर पॉइंट पहले यहाँ पर था, बराबर, उनका इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि वो जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर गिरने लगी, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। पहले रेटिना पर था, फिर इन फ्रंट ऑफ रेटिना हो गया, क्योंकि आईबॉल जो है वो थोड़े लार्जर हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही हमने बीच में यहाँ पर कॉनकेव लेंस रख दिया, ये जो था वो एज इट इज वापस से रेटिना के ऊपर जो इमेज है वो फॉल डाउन होने लगी, मतलब कि वापस एज इट इज जो पहले था वैसा ही सीन आ जाएगा। क्लियर? तो लास्ट बेंच पर बैठ रहे हैं तो सफरिंग फ्रॉम दी मायोपिया, हाउ कैन करेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस, डायग्राम के साथ हमने एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप पूरा क्वेश्चन जो है वो क्लियर होगा आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कंपास नीडल को रखा गया है किसके पास? वायर के पास, और उनके पास करंट भी है, बराबर, खाली वायर नहीं है। आपको ऑब्जर्वेशन देखना है अलग अलग केसेस में, और आपको रीजन भी बताना है हर एक केस का। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन तो शुरुआत हुआ है। ओरिजिनल क्वेश्चन तो यहाँ पर है बाबू, ये देखो जरा, इतना बड़ा क्वेश्चन है। ऐसे ही पसीने छूट जाएंगे, क्वेश्चन को देख के ही पसीने छूट जाएंगे। और अगर उसका इंस्ट्रक्शन भी पढ़ना है शांति से कि भाई कंपास के पास वायर रखा है और वो वायर की वजह से कंपास पर क्या क्या अफेक्ट आएगी, और ऊपर से फिर उसके रीजन भी बताना है। सोचो कितना करना है सब कुछ। तो करना कुछ नहीं है, 4 सेंटेंस है, उस 4 सेंटेंस के 2-2, 3-3 लाइन में आपको उसके आंसर एक्सप्लेन करना है। सिंपल सा सवाल है, बराबर, लेकिन देखने में थोड़ा बड़ा है, बराबर। पहले ही बोला था थोड़ा शांति से करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्वेश्चन पढ़ो बड़े आराम से, क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन थोड़ा लंबा लग रहा है हमें। कंपास नीडल को रखा हुआ है, वायर के पास कंपास को रखा गया है। फिर क्या किया कि करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दी, करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी। तो क्या होगा? डिफ्लेक्शन जो है वो कंपास का, सपोज कि ये डायरेक्शन में होगा तो वो डायरेक्शन में हो जाएगा। उनका डिफ्लेक्शन अगर इस साइड से हो रहा है तो अब वो भी उल्टी साइड से हो जाएगा, बिकॉज करंट आपने रिवर्स कर दिया। अगर करंट रिवर्स करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाएगा, सिंपल। फिर क्या बोला गया है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड आपने इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा? तो वो जो डिफ्लेक्शन पहले ऐसे 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 होता था वो अब ऐसे ऐसे होने लगेगा, बराबर। पहले जो डिफ्लेक्शन है वो सिर्फ इतना हो रहा था, तो अब वो डिफ्लेक्शन ऐसे हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। रीजन? क्योंकि आपने करंट की अमाउंट बढ़ा दी है, सिंपल था ना, इजी। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कंपास नीडल जो है उसको डिस्प्लेस किया गया है वायर से दूर। अब भाई आप पढ़ाई करते हो टीचर की वजह से, अब टीचर को ही दूर करेंगे आपसे तो पढ़ाई करोगे आप? नहीं करोगे, है ना। वैसे ही यहाँ पर करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डिफ्लेक्शन हो रहा था कंपास के अंदर, वो वायर की वजह से, करंट की वजह से हुआ था। अब तुम करंट को, मतलब वायर को ही दूर कर रहे हो तो कैसे डिफ्लेक्शन होगा? तो इसीलिए अगर वायर को हम अवे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं सर, डिफ्लेक्शन जो है वो बंद हो जाएगा, बात खत्म, सिंपल है। कोई तकलीफ? चलिए आगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जहां पर ये अफेक्ट करता है। तो कि अलग अलग फैक्टर है, जैसे कि करंट की अमाउंट हो गई, करंट की डायरेक्शन हो गई, और उसका डिस्टेंस हो गया। ऊपर जो डिस्कशन किया था उसी को प्रॉपर सेंटेंस में आपको लिखना है। डन। देखने में बड़ा क्वेश्चन था लेकिन था सिंपल थोड़ा, इसलिए जब अपने भावनाओं को थोड़ा काबू में रखिएगा पेपर के दौरान, ठीक है। ज्यादा हिलचाल मत करिएगा, शांत दिमाग से। आगे लास्ट क्वेश्चन एनवायरमेंटल की ओर से बोला गया है इकोसिस्टम क्या होगा और कंपोनेंट। इकोसिस्टम होता है क्या? तो कि सर एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम्स होते हैं, और इकोसिस्टम मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर जो बायोटिक कंपोनेंट है वो और एबायोटिक कंपोनेंट जो है वो, ये दोनों ही जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके एक पूरा एरिया बनाते हैं, उसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। कंपोनेंट्स उनके 2 हो जाएंगे, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन से आएंगे? तो कि सर जी प्रोड्यूसर आ सकता है, फिर कंज्यूमर आएगा, और क्या क्या आ सकता है, उसके बाद डीकंपोजर्स आएगा, बराबर।
प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर। और क्या हो सकता है एबायोटिक में? एबायोटिक के अंदर अलग अलग टाइप के कंपोनेंट है। एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट, एक होते हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, और दूसरे जो कंपोनेंट है वो है क्लाइमेटिक फैक्टर्स, मतलब कि क्लाइमेटिक कंपोनेंट्स। ये सारे जो है वो आपके अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स है, डिटेल में आपको समझाना है। डन। आगे बढ़ते हैं ओजोन डिप्लेशन की ओर। क्या बोला गया है कि ओजोन डिप्लेशन क्या होता है और उसके केमिकल कौन कौन से हैं लेयर्स को करने के लिए। कल के पेपर में मैंने ओजोन के बारे में बताया था, आज के पेपर में आपको उसके डिप्लेशन के बारे में बताना है। अगर हम इमेजिन करें कि ये पूरा का पूरा जो है वो ओजोन का लेयर है फॉर एग्जांपल, बराबर, ये जो है वो क्या है सर, ये तो लग रहा है कि आप कुछ है ना गड़बड़ कर रहे हो। नहीं बेटा, कोई गड़बड़ नहीं है, ये आपका ओजोन का लेयर है। किस चीज़ का लेयर है? ओजोन का लेयर है, बराबर। अब सपोज कि ये ओजोन का बड़ा लेयर है, लेकिन क्योंकि अब आपने क्या किया है, क्योंकि आपने हवा में क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ऐड कर दिया है। कौन सा केमिकल आपने ऐड कर दिया है? तो कि सर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC कार्बन। इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर से जो क्लोरीन है, वो क्लोरीन जो है वो यहाँ पर इस लेयर के अंदर स्टेबल हो जाएगा, और जैसे ही ये लेयर में स्टेबल होगा वैसे ही क्या होगा, तो कि इस लेयर में से कुछ कुछ अमाउंट जो है वो कम होने लग जाएगी। देखो कैसे कम हो गई कम, बराबर। और ज़्यादा जैसे जैसे ये चीज़ें क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अमाउंट बढ़ती जाएगी, ये लेयर जो है वो धीरे 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 कम होता जाएगा। तो इस तरह से ओजोन की जो थिकनेस थी, जो लेयर था, वो जो है वो धीरे 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 कम होने लगा। उसका जो थिकनेस है, जो कि हमारे अर्थ के ऊपर था, वो थिकनेस इस तरह से कम होने लगा। और ये जो थिकनेस कम होने की फिनोमेना को ही बोला जाता है कि ओजोन का डिप्लेशन। क्या बोला जाएगा? ओजोन का डिप्लेशन। और ये जो डिप्लेशन है वो किसकी वजह से होता है? एक केमिकल है जिनको बोला जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर हो गई? और किस तरह से वो डिप्लेशन करता है वो भी समझ में आ गया कि वो जो है वो क्लोरीन नाम का जो केमिकल है वो यहाँ पर ओजोन के लेयर के अंदर वो एनवायरनमेंट में स्टेबल हो जाएगा। उसकी वजह से जो ओजोन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। बेसिकली क्या करेगा, तो कि जो ओजोन के जो O3 मॉलिक्यूल है, बराबर, O3 मॉलिक्यूल को ये क्लोरीन क्या कर देता है? स्प्लिट कर देता है O2 और O में, या O और O में, राइट। तो जैसे ही स्प्लिट करेगा तो जो ओजोन का जो स्ट्रक्चर है, जो थिकनेस है, वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे वो लेयर डिप्लेट होता जाएगा। डन। और कोई दिक्कत? सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। चलो, इसी के साथ हमारा आज का जो डिस्कशन था पेपर 4 के रिगार्डिंग वो यहाँ पर समाप्त होता है। आशा रखता हूँ सारे एक्सप्लेनेशन समझ में आ गए होंगे। कोई भी क्वेरी हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है।